आज हम टेस्ट सीरीज का 7वें टेस्ट का अध्ययन कर रहे हैं। और जब हम 7वें टेस्ट का अध्ययन कर रहे हैं तो 7वें टेस्ट का जो नाम है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को समझना आवश्यक है। और थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान से अगर आप उनको करते हो तो मैं आपको कहता हूं कि कभी भी आपको घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब देखो, सबसे पहले हम जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। और वो पता क्या होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है वो दूरी सूत्र। हमें ये दूरी सूत्र याद रहना चाहिए। बिना दूरी सूत्र के कभी भी आपको इस क्वेश्चन की कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद में अगला जो सवाल आता है वो विभाजन बिंदु से जुड़ा हुआ आता है। और तीसरा और आखिरी टॉपिक होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल से जुड़ा होता है। अब ये तीन अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो मान के चलो आपको पढ़ने का निरर्थक है। और मैं तो आपको आज भी कहता हूँ, अभी भी हमारे पास बहुत समय है, आप थोड़ा सा समय दो और इन चीज़ों को याद करो। अगर एक दिन में आप इन चीज़ों को याद करके थोड़े से क्वेश्चन को पढ़ने का वीडियो देखकर सरल करने का आप प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपके कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को हमें समझना आवश्यक है। ये कह रहा है कि ये बिंदु है, तीन बिंदु, एक नहीं। जब ये बिंदु है और ये बोल रहा है कि ये जो बिंदु है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। किसके शीर्ष है? समद्विबाहु त्रिभुज के। और जब समद्विबाहु बोल रहा है इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि कोई सी भी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर होगी तभी तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो मान लो कि एक हमारे पास त्रिभुज है ABC और उनके तीन बिंदुओं का निर्देशांक 5, -2, 6 और 4, 7 और -2। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज होने की ये शुद्धता हमें पूछ रहा है तो हमें ये तो पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज तभी पता चलता है जब इनकी दूरियां और इन तीनों की दूरियां हमें पता हो और तीनों की दूरियां में दो दूरियां बराबर हो। ऑटोमेटिक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और कोई स्पेशलिटी है नहीं। लेकिन कई बार हमारे क्वेश्चन सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज का भी नहीं आता है, यहाँ आपके क्वेश्चन अलग अलग चीज का भी आ सकता है। कई बार वो पूछ लेता है कि सिद्ध करो वर्ग एक नहीं है, सिद्ध करो आयत एक नहीं है, सिद्ध करो समांतर चतुर्भुज एक नहीं है। अर्थात अगर ये चीजें पूछता है तो हमें इन चीजों की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हमें पता होना चाहिए। अब हम जब बात करें दूरी सूत्र की तो हमें तीन भुजा पता करनी है, AB, BC या CA बोल दो या AC। अगर इन तीनों भुजाओं का मान बराबर आएगा, ये AB आएगी, ये BC आएगी, ये आप CA बोल लो चाहे AC बोल लो। अगर इन तीनों का मान बराबर आ गया तो मान के चलो ये तीनों में से दो का तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अब सबसे पहले आपको दूरी सूत्र आना चाहिए। देखो, दूरी हर व्यक्ति अलग लिखता है। कोई x2 - x1 का स्क्वायर लिखता है, कोई x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप लिख दो x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप इस प्रकार इनको लिखकर क्वेश्चन को बड़े आसानी से सरल करने का प्रयास कर सकते हो। तो जब हम सबसे पहले AB की बात कर रहे हैं तो ये x और y का, तो अब इसको x1 y1 मान लें, ये x2 y2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x3 y3। इन क्वेश्चन को सरल करने के लिए हमारे दो तीन चीजें आवश्यक है। एक तो हमें चिन्हों का वास्तविक नॉलेज होना चाहिए कि अगर दो चिन्ह बड़े होते हैं, दो संख्याएं बड़ी होती है, उनके साथ चिन्ह क्या होता है, तो किस प्रकार उत्तर आते हैं। अगर हम उनका ध्यान नहीं देंगे तो कई बार गलती हो जाती है। वही अंदर ही गलती हो जाती है, बाहर तो चलो इश्यू नहीं रहता। अब देखो, x1 का मान हमारे 5 और x2 का मान कितना है? 6। तो 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -2 है, इसका मान ये -2 माइनस और माइनस के 4 का स्क्वायर। ये माइनस कैसे आया? y1 - y2, ये पहले से माइनस था, यहाँ प्लस था इसलिए ये आ गया। और जब हम इसको आगे सरल करेंगे तो 5 में से 6 गए, a का स्क्वायर और ये आ गया 2 और 4 कितने हो गए? 6 का स्क्वायर। और आप इनको जोड़ोगे तो 1 + 36 बराबर √37। बोलो भुजा AB का मान आया कि नहीं है? इस प्रकार हमें इन तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है, तभी हमारे क्वेश्चन सरल होगा। अब आप BC का ले लो, इसी प्रकार यही फॉर्मूला रहेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर।
ठीक है। अब BC काम करेंगे तो यहाँ x2 x3 आ रहा, तो यहाँ आप x2 लगा दो, यहाँ x3 लगा दो, यहाँ y2 लगा दो और यहाँ y3 लगा दो, कोई बड़ी इश्यू नहीं। तो आप जब इनको घटाओगे या सरल करोगे तो ये आएगा 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस और माइनस 2 का होल स्क्वायर, और जब आप इसको सरल करो 6 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर और 4 और 2 ये 6 का स्क्वायर, और इसको आप जब सरल करोगे तो ये गया 1, ये आ गया 36। अब ये बोल रहा है समबाहु त्रिभुज, और हम समबाहु त्रिभुज के लिए बोलते हैं कि दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, और यहां से हमारी दो भुजाएं बराबर है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग, और तीसरी भुजा फिर आप इसी प्रकार ज्ञात कर लेना। तो आप क्या लिख सकते हो, दूरी सूत्र का प्रयोग करने कर भुजाओं के मान ज्ञात करने पर भुजा AB बराबर भुजा BC, अर्थात उपरोक्त त्रिभुज की या दिए गए त्रिभुज की दो भुजाएं क्या है, समान है, जिसे हम कहते हैं इक्वल है। अतः दिया हुआ त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। हमारे क्वेश्चन कई बार वर्ग से जुड़ा भी आता है, कई बार आयत से जुड़ा भी आता है, तो हमें वर्ग का आता है तो चारों भुजाएं ज्ञात करनी है। अगर चारों ही भुजाएं बराबर आती है तो मान के चलो वो वर्ग आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार आप आयत का भी पहले भुजाओं का चेक करो, उसके बाद में आपको विकर्ण का भी देखना है। क्या करना है, विकर्ण भी इनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बोलो बात समझ में आएगी नहीं है। इस प्रकार हमें इनको सवाल को करना है। ये समद्विबाहु त्रिभुज से जुड़ा हुआ, सिर्फ आपके लिए यही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आने वाले वर्ग, आयत और ये भी इंपॉर्टेंट है। इनमें से सबसे वर्ग और आयत में से वर्ग का ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है, क्योंकि इसमें विकर्ण के मान भी हमें निकालने पड़ते हैं। तो बोलो पहला सवाल आया कि नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, आप प्रयास करो, खुद मेहनत करो। आपको दूरी सूत्र तो आता होगा, कई बार क्वेश्चन वाला क्या कर देता है, इस प्रकार का सवाल देता है। हालांकि निर्देशांक ज्यामिति से बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये 3 नंबर के सवाल बनते हैं। क्यों कि 2 नंबर का तो सवाल ये है, और 3 नंबर का इसलिए बनता है कि ये व्यक्ति को फंसा रहा है, बच्चे को। क्यों कि ये y का मान पूछ रहा है, कि अरे y का मान ज्ञात करो जिसके बिंदु एक तो P है, एक Q है, PQ के बीच की दूरी 10 है, और इनके बिंदु 2 और -3 है, 10 और y। तो आपको पता है दूरी सूत्र तो क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान आ गया 2, ये आ गया -10 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब ये बार बार कह रहा है इनके बीच की दूरी दी हुई है, बोलो कितनी दी हुई है, PQ की दूरी। तो यहाँ तो आप लिखोगे PQ, और PQ की दूरी दी हुई है 10। अगर हमें गणितीय भाषा में कहीं पर भी वर्गमूल दिया आता है और उस वर्गमूल को हटाना पड़ता है या हटाने की आवश्यकता हो, तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ता है। किया तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 2 में से 10 गए कितने रहे, -8 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल। बोलो आया कि नहीं आया। फिर हमें इसको आगे सरल करना है, और जब हम इसको आगे सरल करेंगे तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 100 का 100 आ गया, या -64, क्योंकि 8 को 8 से गुणा करो 64, और इधर बराबर के आगे सॉल्व करोगे तो 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब हमें इनको सरल करना है, 100 में से 64 गए 36, 3 का होता 9 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये -6y। फिर आप इस 36 को इधर लेकर आ जाओ, तो y स्क्वायर -6y, और ये 36 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 27 बराबर 0। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमें क्या करना है, इसके इस प्रकार के टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो -6 आ जाए और ये 27 आए, तो y स्क्वायर -9y प्लस 3y -27, y कॉमन आ गया तो y -9 प्लस 3 कॉमन आ गया तो y -9, तो ये हो गया y -9 और ये आ गया y प्लस 3। तो y के मान 2 आएंगे, एक तो प्लस का 9 और एक माइनस के 9, 3। और इन दोनों में अगर आप y का मान लिखते हो तो दूरी आपको ज्ञात प्राप्त हो जाएगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। और इनमें से आपको कौन सा मान लेना है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है। ये मेहनत मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, क्यों ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इसका आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तब ये सवाल आगे से आसानी समझ में आएगा। बाकी दूरी सूत्र के माध्यम से कोई भी क्वेश्चन होगा वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने का कारण देखो, सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग, उसके बाद में दूरी ये दे रहा है तो बच्चों को लिखने के लिए। तीसरी चीज है कि द्विघात समीकरण के माध्यम से सरल हो रहा है। तो 3 चीजें बनी कि नहीं बनी, और आपको 3 चीज, इसमें क्या ज्ञान का उपयोग हो रहा है
और वो द्वारा मतलब माइंड का यूज हो रहा है और ज्ञान तो हमारे अपना आप ही और सृजनशीलता भी डेवलप हो रही है कि हमें आगे क्या करना है। इसलिए ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट बनता है हमारी परीक्षा के लिए, तो हमें इसको थोड़ा सा ध्यान देना। आगे ये सवाल भी बहुत अच्छा है, शायद पिछली बार भी आया है, कई बार परीक्षाओं में ये सवाल आता भी है, लेकिन हम क्या इसको ना तो ढंग से समझ पाते हैं और ना ही पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें बिंदु लेने, जैसे एक बिंदु ले लिया P और एक ले लिया Q, इसका मान आ गया 4 और -1, इसका मान आ गया -2 और -3। ये आएगा नहीं आएगा? मान आने के बाद में हमें यह तय करना है कि ये समत्रिभाजित होते हैं। समत्रिभाजित को अगर सीधे अपन बिंदु A में विभाजित करेंगे 2:1 में आ जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्यों ये 2:1 में, क्यों ऐसे क्यों नहीं होता भाई? 2:1 में आपने विभाजित किया तो क्या इसको 1:2 में आप विभाजित नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, इस विवाद को मेटने के लिए ये तो निर्देशांक m के मान लेते हैं, इसके n के मान लेते हैं और दोनों का अलग अलग मान ज्ञात करके हमें इसके विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? और विभाजन बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करते हैं तो हमें इनका विभाजन बिंदु का सूत्र आना चाहिए। तो विभाजन बिंदु का सूत्र क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 बटावा m1 प्लस m2। समांतर हमेशा साथ नहीं आ रहे हैं, 1 आ रहा है तो यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ 1 आ रहा है। ये देखो, जब हम निर्देशांकों की बात कर रहे हैं इसलिए x x की जगह आएगा और y y के साथ आएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं रहेंगे। और ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। m1x2 प्लस m2x1 12 21 है कि नहीं? 12 आ रहा फिर 21 आ रहा, लेकिन आएंगे पहले x के फिर किसके आएंगे? y के, क्योंकि हमें जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो ये तो x1 y1 होता है और ये हमेशा क्या होता है? x2 y2। और अगर ये सबसे पहले हम इसको नहीं करके इसको कर रहे हैं तो ये m1 का कार्य पहले ये गुणा होगा और ये इनसे गुणा होगा। पहले x का मान आएगा, जैसे आप इसको लिख दोगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटावा 2 प्लस 1। इसी प्रकार m2 y1, ये m1 y2 प्लस m2 y1 बटावा m1 प्लस m2। मेरे कहने का अर्थ है ये नंबर है, दोनों एक बार x से इससे गुणा होगा, एक बार y से इससे गुणा होगा, और ये वैल्यू है जो इससे एक बार x1 से गुणा होगी, एक बार y1। आप इनको आगे सरल करोगे तो ये आ गया -4 प्लस 4 बटावा 3, इसको आप गुणा करोगे -6 -1 बटावा 3, तो ये तो क्या आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा -7/3। बोलो निर्देशांक आएगा नहीं है? आप फिर भी एक बार देख सकते हो, इसको गुणा कर ले m1 x2 -4, ठीक है, m2 x1 ये 4 है कि नहीं? m2 x1 तो ये क्या आएगा 4। अब मैंने जो निर्देशांक ज्ञात किए वो 2:1 में ज्ञात किए। अब 1:2 का यूज करके ये आपको सरल करना है और फिर इसके निर्देशांक ज्ञात करना। सवाल कठिन नहीं है, लेकिन प्रयास करना आपको बहुत जरूरी है। बिना प्रयास क्वेश्चन आप कभी सरल नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सा कहना है कि थोड़ा सा आप ध्यान से अध्ययन करो, थोड़ा सा इसमें समय लगो। बिना समय कभी पढ़ाई नहीं होती है, तो आपकी ड्यूटी है इसको थोड़ा सा ध्यान में देखते हुए इन क्वेश्चन को आपको करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो, बहुत अच्छा सवाल है और ये बात कर रहा है समांतर चतुर्भुज की। किसकी बात कर रहा है? ये कह रहा है इस क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष x और y का मान ज्ञात करना। आपको हमेशा ध्यान रखना है, समांतर चतुर्भुज जब भी हम बनाते हैं, ये समांतर चतुर्भुज बनता है, और जब भी हम बनाते हैं इनके डायगोनल खींचते हैं, डायगोनल विकर्ण, और ये विकर्ण एक दूसरे से यहाँ जब विभाजित होंगे तो ये विकर्ण एक दूसरे के, ये विकर्ण इसके बराबर होगा, ये विकर्ण इसके बराबर होगा। बराबर समद्विभाजित करते हुए भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमारा सबसे पहले तो ये पता चल गया है कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु। तो यहाँ मान रखो आप 1 2 4y x 6 और ये आ जाएगा 3 5। तो हमें पता है ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु में आपको सरल करने के लिए देखो ध्यान रखना है, ये x है 1 + x/2, ठीक है।
और फिर आप क्या करोगे, ये 4 और 6 है, एक 2 है, ये 4y है और ये 1 और 6 है। तो ये आप करोगे 2 + 6/2। एक तो ये आ गया इस विकर्ण का। तो अब आपको इसको विकर्ण का करना है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 + 4, 4 और 3, 3 + 4/2। और जब दूसरा आप करोगे तो y + 5/2। और हमें जब इसको सरल करना है तो ध्यान रखना x का मान x के बराबर होता है और y का मान y के बराबर। तो आप 1 + x/2 बराबर 3 + 4 7/2, 2 से 2 कट गया, तो x 1 + x बराबर 7 और x का मान कितना आ जाएगा, 6। क्यों आएगा कि 7 - 1। इसी प्रकार हम ये करेंगे 2 + 6/2 बराबर y + 5/2। तो ये हो गया 8/2 और ये y + 5/2, 2 से 2 कट गया और y का मान हमें कितना प्राप्त होगा, 3, क्योंकि ये 8 में से इधर घटेगा। तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं, x और y क्या है कि नहीं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है सरल, लेकिन कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि करे क्या, कौन से विकर्ण को किसके बराबर करें। तो आपको ये चीज़ डायग्राम बनाकर सबसे पहले इसका मान निकालना, फिर इसका मान निकालना, फिर इनके x के मान को x के ये अलग अलग मान निकाल लिया, यहाँ लिख दो। जैसे आपने a मान लिया, b मान लिया, c मान लिया, d मान लिया, और इस तो आप लिखा दो AB से बिंदु M प्राप्त करने पर, इसी प्रकार CD से बिंदु M प्राप्त करने पर, फिर इनके विकर्णों को एक दूसरे के बराबर करना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। यहां पर जब सवाल को कर रहे हो, यहाँ x अक्ष है, क्या इस x अक्ष की जगह y अक्ष नहीं आ सकता क्या? जब x अक्ष आता है इसका मान आता है x और 0, y अक्ष आता है जिसका मान आता है 0 और y। आता कि नहीं आता? क्योंकि x अक्ष की बात कर रहा है ये, भाई ये निर्देशांक होते हैं, इसकी बात कर रहा है, तो इसमें x का मान तो आएगा, y का मान 0 आएगा, और जब y का मान 0 आएगा तो इसके बराबर हमें मान रखकर इसको सरल करना है। ठीक है कि नहीं है? और विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो आप यहाँ ले लो बिंदु A, या बिंदु ले लो B, और विभाजन बिंदु ये मान लो M, ये निर्देशांक 1 और -5, -4 और 5, और विभाजन बिंदु मान लो K अनुपात है। आपको ये दोनों चीज़ें याद करनी है एग्जाम में। अगर x आए तब क्या करना और y का आए तब क्या करना, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, और कई बार ये हमारे एग्जाम में आते हैं, हम ढंग से इसको व्यवस्थित कर नहीं पाते। आगे एग्जाम है, हालांकि क्वेश्चन है आपके y वाला, तो ये सवाल अच्छा बनता है। तो देखो, हमें विभाजित करना k को मानकर, तो k हमेशा इससे गुणा होगा और 1 हमेशा इससे गुणा होगा। तो मैं गुणा कर रहा हूँ -4k + 1/k + 1, उसके बाद में +5k -5/k + 1। अब ये x अक्ष की बात कर रहा है, तो बताओ x अक्ष में क्या 0 आएगा, y, तो इसको आपको 0 करना। तो 5k, ठीक है कि नहीं, -5/k + 5 बराबर क्या आ गया, क्या आ गया, 0। तो ये तो इससे सरल होकर 0 हो जाएगा, तो 5k बराबर 5, तो k का मान हमारे क्या आएगा, 1। तो मुझे बताओ, दिया गया समीकरण जब हम बोल रहे k अनुपात 1 में विभाजित करेगा, तो अब ये किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1 अनुपात। अगर ये y में आता, अगर यहाँ पर y अक्ष आता, तो आप इस x को 0 करते कि नहीं करते। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ डायग्राम बनाना आना चाहिए, इसको समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन हमें किस प्रकार करना है, और इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन को सरल करना है। मैंने सारे जो सवाल हैं वो मोस्टली इंपॉर्टेंट सवाल दिए हैं, बिना मतलब का कोई सवाल देने का प्रयास नहीं किया। अब ये जो 2 सवाल बनते हैं ये ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए। कई बार त्रिभुज नहीं आकर एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ लेता है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको डायगोनल में, विकर्ण में बांटना पड़ेगा। त्रिभुज 1 बनेगा, त्रिभुज 2 बनेगा। त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिर इनको जोड़ना। अब आप कह दोगे सर त्रिभुज 1 का ज्ञात करना, फिर 1 का ज्ञात कैसे करें? तो आपको सबसे पहले तो इनका सूत्र आना चाहिए। ये होगा 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1
प्लस x3 y1 माइनस y2। इस सूत्र को हमें ध्यान रखते 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, एक गिनती चल रही है और गिनती एक सर्किल में चल रही है ऐसे 1 2 और 3। अगर 2 से शुरू होगा 2 3 1 आएगा, 3 से शुरू होगा तो 3 1 2 आएगा, और अगर 1 से शुरू होगा तो 1 2 3 आएगा। जहां से स्टार्ट होता है उस प्रकार ये समीकरण चलता है। तो ये ऐसे प्रकार चल रहा है। हमें क्या कह रहा है, ये बड़ा दिमाग और क्वालिटी सवाल दे रहा है जो हम समझ नहीं पाते। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज, चलो लो भाई ये त्रिभुज, इसके ये हैं शीर्ष 0 और -1, 2 और 1, 0 और 3। हम इसको ABC मान लेते हैं। ये कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, ये त्रिभुज है, इसकी भुजा का मध्य बिंदु, इस त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु, इस त्रिभुज की भुजा का मध्य बिंदु ये है, और मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आया कि नहीं आया? तो हमेशा ध्यान रखना कि जब ये मध्य बिंदु है तो इसको M दे दो, इसको N दे दो और इसको O दे दो। तो हमें जो त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना वो किसका ज्ञात करना है? त्रिभुज M N और O का। क्यों ज्ञात करना है? कि हमें यही पूछ रहा है। अब हमें ये मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना है x के दोनों मानों को जोड़ दो, वो अलग करना है। बिंदु M के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए 0 + 2/2 -1 + 1/2। तो ये तो आपको पता है एक उत्तर आ जाएगा इसका, और ये जब 0 हो गया जिसको उत्तर आ गया 0। तो ये M का मान आ गया 1 और 0। आया कि नहीं आया? इसी प्रकार आपको ये ज्ञात करना 2 में क्या जोड़ना है? 0 और 2 का भाग देना है। इसी प्रकार 3 में 1 जोड़ना और 2 का भाग देना है। तो ये 2 में 0 जोड़ 2 तो ये 1 आ गया, और 3 और 1 4, 4 में जब 2 का भाग दोगे 1 और 2। ये देखो, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार ये सवाल सरल होते हैं। अब हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना, तो 0 में आप 0 जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ 0 आ जाएगा, और 3 में से 1 निकाल कर आप 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि बार बार आप 2 से क्यों बांट रहे हो? जब मध्य बिंदु का निर्देशांक हम ज्ञात करते हैं, ये लाइन AB है मान लो, और इसके मध्य बिंदु का हम M का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो मध्य बिंदु तभी होगा जब ये दोनों तरफ बराबर बांटेगा। अगर दोनों तरफ ये बराबर भागों में नहीं बांटता है तो ये कभी मध्य बिंदु नहीं होगा। तो देखो, हमें बीच वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने, और हम ये लेकर आ गए। अब आप इनको व्यवस्थित कर सकते हो, x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। अब हमारा ये फॉर्मूला आ गया 1/2। x1 का मान कितना है? 1, यहाँ प्लस लिखो। x2 का मान कितना है? फिर 1, यहाँ प्लस लिखो। x3 का मान कितना है? 0। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब हमें लिखना है y2 - y3। ये y2 है और ये y3 है। 2 में से क्या घटाना है? 1। इसी प्रकार आपको घटाना y3 - y1। 1 में से क्या घटाना है? 0। 1 में से 0। और इसी प्रकार आपको घटाना है y1 - y2। 0 में से क्या घटाना? 2। घटाया कि नहीं घटाया? तो आपको पता है 2 में से 1 गया, कितना आया? 1। 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया। 1 में से 0 गया 1, और 1 को 1 से गुणा किया 1, और ये क्या आ गया? 0। तो ये ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 2। इनको काटोगे तो क्षेत्रफल कितना आएगा? आगे वाला लाइन ये पूछ रहा है कि इनका अनुपात ज्ञात करो, तो ये थोड़ा बड़ा बन जाता है हमारे लिए। ये 3 नंबर का सवाल बनता है। अगर इसका अनुपात पूछ रहा है तो सबसे पहले हमें फिर इसका भी क्षेत्रफल, बड़े वाले का भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, और ज्ञात करके इनकी तुलना करेंगे तो हमें समझ में आएगा। लेकिन जो अंदर वाला त्रिभुज पूछ रहा है ये भी बहुत अच्छा त्रिभुज है, हमें समझ कर इस क्वेश्चन को करना है, और उसको करने के लिए हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल ध्यान रखना है, क्योंकि आगे भी काम आएगा। जब हमें रेखा समरेखीय दी हुई होती है तब ये बहुत ज़्यादा काम आता है। और समरेखीयता का सवाल हम किस प्रकार करते हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद में आगे बढ़ते हैं। ये सवाल ये कह रहा है कि आपको इसमें k का मान ज्ञात करना है ताकि तीनों बिंदु क्या हो? समरेखीय। तो हमेशा ध्यान रखना, जब समरेखीयता की बात आती है तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y2।
और समरेखीयता की बात आएगी तब इसको बराबर 0 कर देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आई तब कोई मतलब नहीं है, लेकिन समरेखीयता की बात आए तो मैं बराबर क्या करना है 0। और इनको ध्यान रखना, देखो 1 2 3 है, 3 से शुरू है तो वापस 3 से शुरू है, 1 से पूरा होता है वापस 1 से शुरू है। और हमें इनके निर्देशांक मानने हैं, तो मुझे बताओ x का मान क्या है 7, y2 का मान क्या है 1 और माइनस के। क्वेश्चन को करने से पहले आप x1 y1 लिख दो, x2 और y2 लिख दो, और x3 और y3। तो x1 का मान कितना है 7, y1 का -2, 5, 1, 3 और के। तो बोलो ये 7 और माइनस x1 का मान 7 और y2 5 माइनस y3 के, और उसके बाद में प्लस आ गया, x2 का मान 5 आएगा, y3 ये आ गया, y3 का मान क्या है k और माइनस y1 है कि नहीं, तो y1 का मान है -2। इसी प्रकार प्लस x3 3, y1 -2 ये आ गया ये आ गया बराबर 0। तो एक ये आ गया 7 -7 के प्लस 5 के और माइनस और माइनस प्लस 10, और ये हो गया 3 और 3 को गुणा किया 9 बराबर के 0। 1/2 अपने आप ही उस 0 के उधर चला जाएगा, तो आपको इनको 17 में से 9 गए कितना है, ये आ गया 8, और 7 में से गए तो कितना आ गया 2 के बराबर 0। या आप लिख सकते हो 2 के बराबर 8, अतः के बराबर 8/2 बराबर 4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन आता है, हमें इनको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखकर इन क्वेश्चन को सरल करने का प्रयास करना है। ये सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आपको करना है और अच्छी तरीके से करना है, ठीक है कि नहीं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं काफ़ी समय से एक चीज़ रियलाइज कर रहा हूँ, शायद जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं आपके अंदर वो पावर जनरेट नहीं हो रहा है जो जनरेट होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो देखो, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप टेस्ट को अटेंड करो, जितना संभव हो सके मुझे भेजो, और जितना मुझसे संभव होगा चेक करके मैं आपको भेजूंगा। बात आएगी नहीं है समझ, तो आप एक दूसरे का कोऑपरेशन सहयोग करो ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सके, ठीक है। आपने समय दिया, हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।